हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछली मेरी वीडियो को जो रिस्पांस दिया, जो उसमें आपने सजेशंस दिए, जो फीडबैक दिया, उसके आधार पर ही मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत सारे कमेंट थे करंट अफेयर्स को लेके, तो मैं यह सीरीज़ जो है करंट अफेयर्स से लेकर शुरू कर रहा हूँ, जो माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स है। माइक्रो लिस्टिंग का यह कतई मतलब नहीं कि मैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको छोटा कर दूँ। मैं यह बताऊँगा कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल ऑनलाइन सोर्स, ऑफलाइन सोर्स में सब बताऊँगा। इसकी वीडियो देखने के बाद आपको हो सकता है शायद कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं इतना रिसर्च कर यह वीडियो बना रहा हूँ। आपने पिछली वीडियो को भी देखा होगा अगर, तो पिछली वीडियो को भी मैं काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया था। क्योंकि पूरे मार्केट में जो रणनीति के रूप में बेचा जा रहा है, चाहे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको इतनी तक समझ नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का लेवल एक सा नहीं होता है। कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई अभी तैयारी कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है। तो हर विद्यार्थी अलग-अलग स्टेज पर है, हर एस्पिरेंट्स अलग-अलग स्टेज पर है। उसके लिए स्ट्रेटजी भी अलग-अलग होगी। यह नहीं कि सबको एक साथ चूरन दे दिया जाए। जिन एस्पिरेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उन्हें पता है कि मैंने कैटेगरी वाइज़ स्ट्रेटजी बताई है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठाकर देख लें, अगर उन्होंने कैटेगरी वाइज़ बताई हो तो मुझे बताना। पूरे यूट्यूब पर या कोई भी बड़ा-सा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, जो लाखों की फीस लेते हैं, वो सबके लिए एक सी स्ट्रेटजी बताते हैं। एक सी स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? आप खुद सोचें। दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इतनी समझ तो आपको है। तो सबका तैयारी का लेवल अलग-अलग है, तो कैसे सबके लिए एक सा स्ट्रेटजी हो सकता है? लेकिन सबके लिए एक सा स्ट्रेटजी बेचा जा रहा है और लोग उसे देख भी रहे हैं। भला उनका जो देख रहे हैं वो जाने। बट मैं यहाँ जो भी बताऊँगा, जो मेरा खुद का अनुभव है, और मैंने इस एग्ज़ाम के 3 मेंस लिखे हैं, 1 इंटरव्यू दिया है 68 का जो लास्ट वाला हुआ था। तो मुझे इसका अनुभव है। मैं इसलिए यहाँ जो भी बताऊँगा वह बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और आप इस पर एक बार रिलाई करके देखें, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और यही कारण है कि उस वीडियो की कॉपी कहीं न तो हूबहू की, कहीं न तो मेरे पूरे वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, और कई ऐसे हैं जिन्होंने उनकी कॉपी की और उनके सब्सक्राइबर हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, किसी के 10,000 हैं, किसी के लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उन्होंने मेरे कंटेंट को कॉपी किया, देखा और अपने चैनल पर बताया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एज़ ए कंटेंट क्रिएटर आपको क्रेडिट देना चाहिए। वहाँ क्रेडिट बस लिख देते कि इस चैनल से उठाया गया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उनका भी, जिन्होंने कॉपी किया। जो कॉपी करने वाले हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि इधर-उधर भटक रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उनका एग्ज़ाम में वेटेज देख लें और यह देख लें कि उनके लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और टाइम लिमिटेड होता है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम में अगर वेटेज की बात करें, तो वेटेज आप यहाँ देख रहे होंगे, इसका 30 क्वेश्चन हमेशा आया है, 30 प्लस ही आया है, 30 से कम नहीं आया है। इसका मतलब है कि अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं 150 में, तो यह कितना होता है 1/5 मीन्स 20%। तो 20% जिसका वेटेज हो, उसके लिए आपको 20% टाइम और रिसोर्स भी एलोकेट करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं बेस्ट मैगज़ीन की। यह कॉमन प्रश्न होता है और सबसे बेकार प्रश्न यही होता है कि बेस्ट मैगज़ीन कौन-सी है? देखिए, कोई भी मैगज़ीन जो निकालने वाली पब्लिकेशन है, वह अपना बेस्ट देना का प्रयास करती है। आप इसमें से जिस भी मैगज़ीन को देख रहे हैं, उस मैगज़ीन के मैं 90% कंटेंट की बात कर रहा हूँ। एक सा ना हो तो कहिएगा आप, किसी को मिला के एक बार देख लें। सिर्फ़ विज़न आईएएस को छोड़ दें, क्योंकि विज़न आईएएस यूपीएससी के लिए बना है, ना कि बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के लिए बना है। इसमें पूरा डिटेल में दिया होता है। तो इसलिए ये सारे मैगज़ीन अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन जो आपको पढ़ने में आसानी हो और जो आप जल्दी ग्रैस्प कर लें, वो मैगज़ीन आप पकड़ें। क्योंकि एडिटोरिया एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो इसलिए इसको ज़्यादा करना आसान होता है। स्पीडी भी हर महीने का आता है और अच्छा मैगज़ीन माना जाता है। तो स्पीडी एडिटोरिया में से कोई भी करें, आपको चलेगा। इसके बाद एक ई-दृष्टि करके मैगज़ीन आती है, ये घटना चक्र की मैगज़ीन है। ये यूपी बेस्ड ज़्यादा मैगज़ीन है, लेकिन इसमें भी डिटेल में दिया होता है। प्रतियोगिता दर्पण की बात करें, तो 65वीं यूपीएससी में भर के क्वेश्चन इससे आया था। परीक्षा मंथन भी पहले प्रश्न आते थे। क्रॉनिकल, यह भी यूपीएससी बेस्ड ही है, इसमें थोड़ा-सा डिटेल में ज़्यादा दिया होता है। और किसी कोचिंग का जो मैगज़ीन होता है, वह आप जो भी मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हैं, आप बदलें नहीं। अगर नहीं किए हैं, तो एडिटोरिया या स्पीडी में से कोई एक ले लें, आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आप जो है अपनी आँख और कान खोल के रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, यह भी देखें। सिर्फ़ मैगज़ीन के भरोसे नहीं बैठे रहें। पेपर में क्या छप रहा है, किस बात का बज़ अभी दुनिया में है, तो वो भी देखें। तो उससे आपको क्या होगा कि अगर आप उसके गूगल पर सर्च करेंगे,
तो एक आपके आदत में शुमार हो जाएगा कि कोई भी टॉपिक आया, कोई भी न्यूज़ आया, तो उसे आप गूगल में सर्च करना सीखें। गूगल में सर्च करें, जो पहला पारा आता है विकिपीडिया का, आप उसको ध्यान से पढ़ लें। देखिए, प्रश्न अक्सर वहीं से बनते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20% वेटेज है, 20% टाइम देना है और उतना ही रिसोर्स खर्च करना है। 80% के लिए अभी रिसोर्स बचा के रखना है, टाइम बचा के रखना है। और मैगज़ीन में भी क्या, एक नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की और एक बिहार वाली मैगज़ीन। तो बिहार वाली भी आपको देखेंगे कि एडिटोरिया स्पीड की मैगज़ीन आती है, तो इसमें से कोई भी उठा लें, काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन सोर्सेज़ के क्या पढ़ें, और सोर्सेज़ ऑनलाइन पढ़ें तो डे टू डे पढ़ें या मंथली पढ़ें। देखिए, किसी को अपना यूट्यूब चैनल बनाना होता है, किसी को उसी से अर्निंग हो रही है, या जो भी हो रहा है वो उनका मैटर है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी पे चल रहा है कि उन्होंने करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, क्योंकि ये पढ़ाना सबसे आसान काम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, कंटेंट कॉपी करना है और वहाँ पढ़ा देना है, सबसे आसान काम होता है। तो इसलिए डे टू डे बेसिस पर अब छोड़ दें। अगर डे टू डे बेसिस पर कर सकते हैं तो आप न्यूज़पेपर करें, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका मेंस भी तैयार हो रहा है, इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है और पीटी भी तैयार हो रहा है। तो अगर कर सकते हैं तो डे टू डे बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ें और ट्राई करें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर देखें, लेकिन पूरा न्यूज़पेपर जो हिंदी का अखबार होता है, दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो, पढ़ना छोड़ दें। उनमें आपके लिए कंटेंट नहीं है, वो बिल्कुल प्योरली हिंदी हार्टलैंड जो पॉलिटिक्स जो यहाँ होती है, उस पे बेस्ड होता है। क्योंकि मैं मीडिया इंस्टीट्यूट से हूँ, तो मुझे पता है कि किस मैगज़ीन का क्या काम होता है, किस बच्चे को टारगेट किया जाता है। हर मैगज़ीन का एक टारगेट ऑडियंस होता है। टारगेट बेस्ड ऑडियंस पे ही वो अपना कंटेंट बनाते हैं। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके जो काम के लायक है, वह कंटेंट कौन-सा पब्लिकेशन या कौन मैगज़ीन या कौन न्यूज़पेपर बना रहा है। ठीक? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। उनको टारगेट ऑडियंस अपना ढूँढना है और आपको टारगेट पब्लिकेशन आपको अपना ढूँढना है। नेक्स्ट, टाइम, रिसोर्स, ये कितना एलोकेट करें। 20% वेटेज है, तो 20% से ज़्यादा टाइम आपको इस पे एलोकेट नहीं करना है। अगर हर दिन 1 घंटा भी दे रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में मैं इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करूँगा। इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको एग्ज़ाम में एक्सेल करना है, अच्छा करना है, तो इस पर हमेशा ध्यान रखें। उतना ही टाइम एलोकेट करें, उतना ही उस पे वेटेज दें, उतना ही आपको प्रयास उसमें करना है, जितना कि उसका महत्व है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि आप इसे 3 घंटा लेकर बैठे रहें मैगज़ीन को, कोई फ़ायदा नहीं उससे होने वाला है। आपका दूसरा विषय इससे खराब होने वाला है। तो इसलिए इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना ही टाइम देना है जितना उसका वेटेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक और थीम। देखिए, बीपीएससी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं, 69वीं बीपीएससी को छोड़ दें, वो एक एक्सेप्शनल था। उसका प्रश्न किसी भी मैगज़ीन में नहीं था। तो क्या आप डाउन टू अर्थ जाकर पढ़ेंगे? आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एक-एक थीम उठाकर देखेंगे? संभव नहीं है। जो पॉसिबल है वही करें, जो आपके कंट्रोल में है वही करें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में है वह भी बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे करें। उसके अलावा मैंने बताया है कि हमेशा गूगल करना सीखें, गूगल करें, विकिपीडिया पढ़ना सीखें। एक आदत अगर हो जाएगी आपको, तो आपको कभी भी जो बाउंसर क्वेश्चन आता है उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पिछली बार देखिए कि जो ओपेनहाइमर मूवी थी, ओपेनहाइमर मूवी से कितना बजट क्रिएट किया गया था पूरा विश्व में, और उसका बहुत ज़्यादा चला भी था। तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि एक बार ओपेनहाइमर मूवी को सर्च करके देखें? मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैंने सर्च किया है गूगल। मुझे विकिपीडिया सर्च करने की आदत है। तो मैंने पहले पैराग्राफ में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में लिखा गया है। देखिए, मैंने सारा रिसर्च किया, जो 69 के पहले एग्ज़ाम हुए हैं, बाद हुए हैं। एक 69 को हम एक्सेप्शनल मान लें, तो उसके अलावा जितना भी टॉपिक से पूछा गया प्रश्न, उसका डायरेक्शन बिल्कुल एक सा है, कहीं कोई चेंज नहीं है। आपको मार्केट में बज़ क्रिएट किया जाएगा और ऐसे-ऐसे प्रश्न दिखाए जाएँगे जो कभी पूछे जाते हैं, शायद ही कभी पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न। 30 में 1-2 प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो कोई आपसे गुनाह नहीं हो रहा है। और उसी प्रश्न को देखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो मैगज़ीन वाले हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं होता है। कोई प्रश्न आया और उनको अपने पीडीएफ में एडिट करके डाल देना है और वो बता देंगे कि मेरे पीडीएफ से आया था क्वेश्चन। तो मैंने पूरे बीपीएससी के पेपर को एनालाइज़ किया, ना सिर्फ जो बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए हुआ, असिस्टेंट ऑडिटर के लिए हुआ, मैंने सबका एनालाइज़ किया, और सीडीपीओ का हुआ, सबका एनालाइज़ किया। मैंने देखा कि सबका थीम एक सा है और कहीं कोई डाइवर्जन उसमें नहीं है। अगर आप 69 बीपीएससी को छोड़ दें, क्योंकि वो बिल्कुल कंप्लीट अलग था। अगर 69 बीपीएससी के साथ और भी पेपर जो उसके बाद हुए हैं, अगर उनमें चेंज होता, तो मैं मानता कि हाँ, अब 70 में भी चेंज होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना कर जाएँ और यकीन रखें
कि अगर आपसे नहीं बना तो किसी से भी वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना मैंने रिसर्च किया है। अब आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की। देखिए, जो पूरे विश्व में जो भी घटनाएँ घट रही है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, उसे आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है पूरे करंट अफेयर्स में। यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि भारत में जो भी घटनाएँ हो रही है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे रूस और यूक्रेन का वार हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का वार हो, या आपका बांग्लादेश में तख्तापलट हो, जो इन सारी घटनाओं को आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ता है। भारत की घटनाएँ हैं, उनका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी का वर्ल्ड जो है वह ग्लोबलाइज़ेशन का वर्ल्ड है। एक जगह कहीं घटनाएँ होती है, उनका दूसरी जगह असर पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद देखिए, अपॉइंटमेंट और रिज़ाइन और डेथ। किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, कोई रिज़ाइन किया अपने पद से, और किसी का डेथ हुआ, तो उस व्यक्तित्व और उसके कार्यों के बारे में आपको जानना है। कौन अपॉइंट हुए हैं वो जानना है, रिज़ाइन किसने दिया, किस पद से दिया। उसके बाद डेथ, किनका डेथ हुआ है और वो किस चीज़ से संबंधित थे, उनका क्या राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल स्तर पर क्या उनकी ख्याति थी, क्या उनकी उपलब्धियाँ थी, क्या उनका योगदान था, आपको याद रखना है। उसके बाद प्राइज़ और ऑनर। प्राइज़ किसके लिए? तो या तो किसी व्यक्ति को मिला है, या तो मोदी जी कहीं गए हैं, उनको कोई ऑनर दिया गया है किसी देश द्वारा, या कोई बुक लिखा है उन्हें उसे प्राइज़ मिला है, या कोई फ़िल्म है, कोई साहित्य है उसे प्राइज़ मिला है, या कोई साइंस का इनोवेशन है उसे प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इस तरह के जो है थीम है, इस पर भी प्रश्न बनते ही बनते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंडिसेस और रिपोर्ट, यह भी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न तो आने ही आने हैं, श्योर इस पर रखिए। क्योंकि जो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं कि किसी गली छाप इंस्टीट्यूट जो है उसका आप रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगें। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इस तरह के, चाहे यूएन की कोई संस्था है, चाहे नीति आयोग है, चाहे भारत सरकार की कोई डिपार्टमेंट हो, बिहार सरकार की कोई डिपार्टमेंट हो, बिहार सरकार की कोई संस्था हो, भारत सरकार की कोई संस्था हो, तो इस तरह की संस्थाओं द्वारा जब रिपोर्ट निकाला जाता है, तो उसे आप देखें, उसके जो द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है उसको आप देखें। सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐरा-गैरा को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्कीम और प्रोग्राम, जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार के लेटेस्ट स्कीम और प्रोग्राम हैं उनको देखें। जैसे मेक इन इंडिया है, 10 साल पूरा कर रहा है, आप उसे देखें कि उसमें क्या-क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। हो सकता है उससे प्रश्न पूछ दें। उसी तरह ऐप और पोर्टल, हर प्रोग्राम और स्कीम को मॉनिटर करने के लिए ऐप और पोर्टल बनाया जाता है, तो आप ऐप और पोर्टल भी देखेंगे। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, यह आसान होता है, आप मिलिट्री एक्सरसाइज को देखकर ही पता कर लेंगे कि यह किस देश का है। 5-10 एक्स्ट्रा अलग नाम वाले होंगे, बाकी 2 देशों को मिलाकर ही वो जो है मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा जाता है, तो आप उसे भी देख लेंगे। और अगर कहाँ हुआ है, अगर ये देख लें तो ठीक है, नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, अभी हाल में कौन-कौन मीटिंग हुआ है, कहाँ मीटिंग हुआ है, ब्रिक्स का कहाँ मीटिंग हुआ है, चाहे कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, कॉप का कॉन्फ्रेंस 28 का कहाँ हुआ है, उसमें क्या आउटकम निकले हैं, यह भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट डे और थीम, इस पर थीम पर ज़्यादा फोकस करना है। इम्पोर्टेंट डे, मान लीजिए वेटलैंड डे है, तो उसका क्या थीम इस बार का रहा है, ठीक? G20 हुआ, क्या थीम रहा था? तो इस तरह के डे और थीम पर भी आपको नज़र रखनी है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या रखना है, विनर कौन हुआ, विनर के साथ रनर भी आप याद रखें। जैसे विंबलडन होता है, या यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, तो उसके विनर कौन थे और सेकंड नंबर पर कौन थे, रनर कौन थे, तो उनको याद रखना है। उसके बाद मेडल्स, जैसे ओलंपिक हुआ, पारा ओलंपिक हुआ, तो उसमें कितने मेडल्स किसने जीते, भारत ने कितना जीता, भारत में किस किस कैटेगरी में किसने कितना मेडल जीता, वो याद रखना है। इंडिविजुअल भी याद रखना है आपको। फिर होस्टिंग कंट्री कौन सी है, किसने उसे आयोजित किया, अगले आयोजक कौन है, इससे पहले वाले आयोजक कौन थे, तो आगे के 2-3 आयोजक को याद रखें, जो आपको आसानी से किसी भी मैगज़ीन में मिल जाएगा। फिर रिसेंटली पब्लिक बुक्स एंड ऑथर, जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बुक पब्लिश हुई है और जिनका नाम है, जिनका बज़ क्रिएट हुआ था, इसमें कुछ ना कुछ होता है तो वो आपको मालूम चल जाएगा। तो मुश्किल से 10-20 बुक होते हैं साल भर में, जो अच्छे बुक होते हैं जो पब्लिश होती है, तो आप उसे याद रख लें, ठीक? उसके बाद मिसलेनियस में देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये मैं आपको अलग से बताऊँगा, चूँकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में एक बल्कि मैगज़ीन होता है, बल्कि डाटा उसमें दिया जाता है। तो यहाँ से मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ से करना है और कितना करना है। तो ये मैं जब इकोनॉमी के टॉपिक लाऊँगा, इसी तरह हर विषय के टॉपिक में लाने वाला हूँ, तो जब इकोनॉमी के टॉपिक लाऊँगा तो वहाँ मैं बता दूँगा कि आपको कहाँ से करना है और क्या करना है, ठीक? तो इसको एक बार अलग से देख लेंगे हम लोग। फिर देखिए, पर्सनैलिटी और पॉलिटिक्स से, जैसे इस बार अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत रत्न मिले, एक तो चौधरी चरण सिंह को,
जो किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, प्रधानमंत्री भी रहे, उनका क्या पॉलिटिक्स में योगदान है, कर्पूरी ठाकुर जी का क्या योगदान है, स्वामीनाथन जी का क्या योगदान है, फिर पी वी नरसिम्हा राव जी का क्या योगदान है, लालकृष्ण आडवाणी का क्या योगदान है। तो इनके बारे में जर्नी आपको कहीं न कहीं वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर खोजेंगे वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार याद रख लें। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि यह बिहार की एग्जाम है और बिहार को लेकर कर्पूरी ठाकुर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, किस पार्टी से थे, कब वो सीएम बने थे, उनका क्या योगदान था, तो ये याद रखें। उसके बाद मैपिंग कहाँ से करना है, कॉन्फ्लिक्ट जोन से। अगर रूस यूक्रेन में वार हो रहा है तो रूस और यूक्रेन के आसपास जितने भी कंट्री हैं, कौन बॉर्डरिंग कंट्री है, रूस और यूक्रेन को बेलारूस क्या टच कर पा रहा है, दोनों को कर रहा है, तो इस तरह के प्रश्न आप देखें। ठीक। उसके बाद न्यू इनोवेशन और जीआई टैग। अगर किसी को जीआई टैग मिलता है किसी प्रोडक्ट को, तो क्यों मिला और कहाँ का प्रोडक्ट था, बस इतना याद रखना है। उसके बाद न्यू इनोवेशन, अगर कोई पहली बार कोई काम हुआ है, मान लीजिए जो एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार जो प्राइवेट पर्यटक को भेजा, तो वो एक नया चीज़ था। तो इस तरह की कोई भी न्यू इनोवेशन होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसे आप देखेंगे। फिर टारगेट और गोल। टारगेट गोल का मतलब क्या है कि रेलवे ने कब तक अपना टारगेट रखा है नेट जीरो इमिटर होने का। ठीक। भारत सरकार ने कब तक टारगेट रखा है कि नेट जीरो इमिटर हो जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट से जुड़े कोई भी प्रोजेक्ट है जो न्यूली लॉन्च हुआ है या कब होता है, अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा होती है, काफ़ी अच्छे से चर्चा होती है, क्योंकि सरकार के पास दिखाने के लिए यही कुछ होता है। उसके बाद देखिए एमओयू, अगर भारत सरकार या कोई दो संस्थाओं के बीच में एमओयू साइन हुआ है, या भारत सरकार की कोई डिपार्टमेंट है उन्होंने किसी के साथ एमओयू साइन किया है, जैसे इंडियन रेलवे और यूएस की एजेंसी यूएसएआईडी ने एक एमओयू साइन किया है कि भारत का रेलवे जो है 2030 तक नेट जीरो इमिटर हो जाएगा। इसी तरह कोई अलायंस बना है, फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो इस तरह के अलायंस एग्रीमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बस इतना करना है कि आपकी नज़रें खुली होनी चाहिए, कान आँख खुला होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई न्यूज़ आता है तो आप उसे देखें और तुरंत गूगल सर्च कर लें। गूगल सर्च करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगता है, आप पहला पैराग्राफ पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, ये वो टॉपिक थे जो करंट अफेयर्स के ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, जिनको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन तब क्या हो, जब कोई ऐसा टॉपिक आता है या कोई ऐसा प्रश्न आता है जो बाउंसर्स आपके लिए हो, तब क्या होगा? वहाँ आप करने के लिए आपको विकिपीडिया और गूगल पर सर्च करने की आदत डालनी होगी। मैंने पहले ही कहा कि आपके लिए वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप वो उसके आसपास के प्रश्न कुछ बना लेते हैं, कुछ देख लेते हैं प्रश्न कि इसमें क्या था। अगर आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बम के बारे में पूछा, तो आप यहाँ देखेंगे कि किसको क्या कहा जाता था, किसको कब गिराया गया, किसमें क्या कंपोजिशन था, प्लूटोनियम किसमें था, यूरेनियम किसमें था। तो इस तरह के प्रश्न आप तब बना पाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत है दूसरे से आगे निकलने के लिए। इसलिए जब भी आप खाली टाइम में रहें, कोई भी न्यूज़ आपको देखें, उसे एक बार गूगल पर सर्च कर लें। लेकिन दोस्तों, एक और बात आपसे करनी थी कि आप में जितने भी लोगों ने इस चैनल को देखा है अभी तक, 96% वैसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। केवल 3.7% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आगे वीडियो आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको बताना हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।